आज हम 11वीं फिजिक्स में पढ़ेंगे। आगे का टॉपिक है संदिग्ध अंक या फिर अनिश्चित अंक। संदिग्ध मतलब क्या है? जैसे कि आपने कई बार सुना होगा टीवी वगैरह में, संदिग्ध व्यक्ति है ऐसे करके, मतलब थोड़ा सा उस पर डाउटफुल है। मतलब वो हो सकता है कोई भी कारणवश, मतलब जैसे आपराधिक श्रेणी में या फिर किसी भी फील्ड में हो तो संदिग्ध शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होगा? जब किसी माप को किसी मापक यंत्र की यथार्थता की सीमा के अंतर्गत लिया जाता है। ठीक है, जब कोई माप है, कोई भी वस्तु का माप, चाहे मोटाई या लंबाई या फिर उसका वजन हो, उसको किसी मापक यंत्र, जिस यंत्र से माप रहे हैं उसकी यथार्थता की सीमा तक अगर हम मापते हैं या लिखा जाता है तो उस माप का जो अंतिम अंक है, उस माप का अंतिम अंक क्या कहलाता है? संदिग्ध अंक या फिर अनिश्चित अंक कहलाता है। ठीक है, संदिग्ध अथवा अनिश्चित अंक कहलाएगा। जैसे कि हम बात करते हैं स्क्रू गेज के द्वारा मापे गए किसी वस्तु की ये मोटाई जो है या उसकी तार है, उसकी त्रिज्या जो है, मान लेते हैं स्क्रू गेज से तार की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब उसका मोटाई ही है, व्यास का आधा त्रिज्या मान लेते हैं 0.126 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे जो तीसरे नंबर अंतिम अंक जो है 6 जो है वो क्या कहलाएगा? संदिग्ध अंक कहलाएगा या फिर अनिश्चित होगा। क्यों अनिश्चित होगा? हो सकता है कि ये तीसरे नंबर का अंक जो है, मतलब अंतिम संख्या जो है वो संदिग्ध ना हो, अनिश्चित हो सकता है कुछ ना कुछ हमने त्रुटियां किया होगा और हो सकता है वो इतना होगा या फिर हो सकता है वो इतना भी हो सकता है। मतलब उसके बारे में हम एकदम सही नहीं कह सकते, क्योंकि वो किसी भी यंत्र का जो अंतिम अंक है क्या कहलाता है? अल्पतमांक भी कहलाता है। किसी यंत्र का यथार्थता पूर्वक मापने की जो सीमा होती है वह उसका अल्पतमांक भी कहलाता है या अल्पतमांक कहलाता है। तो ये जो मान है अनिश्चित अंक है। ठीक है, केवल इसकी इतना ही परिभाषा लिखेंगे कि किसी माप को किसी मापक यंत्र की यथार्थता की सीमा के अंतर्गत लिखा जाता है तो उसके अंतिम सीमा को या अंतिम अंक को संदिग्ध अंक या फिर अनिश्चित अंक कहते हैं। जैसे कि हमने कई बार बात की है, शक्कर का वजन मान लेते हैं 8 किलो 275 ग्राम है। ठीक है, 8 किलो है और 275 ग्राम, तो हो सकता है वो 8 किलो 200 यहाँ तक का मान तो सही है। ठीक है, 270 ग्राम वाला हो सकता है वो अंतिम अंक 5वें नंबर का वेरिएट होता रहेगा, मतलब कम ज्यादा होता है, ये 5 6 4 3 ऐसे करके होता है आखिरी अंक। ठीक है, वो परिवर्तित होते रहता है, तो वही जो क्या है संदिग्ध अथवा अनिश्चित अंक है। ठीक है, अब है सार्थक अंक, उसके बाद है सार्थक अंक। सार्थक अंक क्या है? किसी भौतिक राशि की यथार्थता किसी भौतिक राशि को, ठीक है, कोई भी भौतिक राशि उसको यथार्थता पूर्वक व्यक्त करने के लिए जिन अंकों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें ही हम सार्थक अंक कहते हैं। जैसे भी कोई भी भौतिक राशि है, ठीक है, तो उसका प्रदर्शन करने के लिए अंकों का ही प्रयोग करेंगे। जैसे कि एक सोने का एक बिस्किट है, अब उसके लिए क्या सोने का बिस्किट कहेंगे तो केवल यहीं से स्पष्ट हो जाएगा क्या? नहीं, कितने ग्राम का है, कितने कैरेट का है, उसका वजन क्या है, उसको बताना पड़ेगा। तो हम जिन वजनों का प्रयोग करेंगे, मान लेते हैं कि वो 10.071 ग्राम का क्या है, सोने का बिस्किट है ना, एक गोल्ड बिस्किट है, उसका वजन। तो हम इन अंकों का प्रयोग किए हैं उसको व्यक्त करने के लिए, उस भौतिक राशि को। हो सकता है उसका वॉल्यूम जो है, मान लेते हैं कि वो 75 घन सेंटीमीटर का एरिया क्या है, घेरा हुआ है। 75 घन सेंटीमीटर जो है एरिया उसने कवर किया हुआ है, तब भी ये अंक या फिर ये अंक क्या कहलाएंगे? सार्थक अंक कहलाएंगे। ठीक है, तो सामान्यतः जब हम माप से प्राप्त कोई अंक होता है तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो सार्थक अंक होता है और एक संदिग्ध अंक। तो अंतिम अंक को जो है हम क्या बोलते हैं? संदिग्ध अंक कहते हैं, और ये बचत जो मान है उसको हम क्या बोलते हैं? सार्थक अंक कहते हैं। जैसे कि इसमें अगर हम बात करते हैं, इसको थोड़ा एक बढ़ा देता हूँ, 175 घन सेंटीमीटर, तो इसमें अगर सार्थक अंक पूछा जाएगा तो 1 और 7 क्या है? सार्थक अंक है, जबकि 5 क्या है? संदिग्ध अंक है। ठीक है, इसकी अगर बात करते हैं तो 10.1707 जो है सार्थक अंक होंगे, जबकि अंतिम संख्या संदिग्ध अंक होंगे। ठीक है,
तो कोई भी भौतिक राशि में जो मान दिया रहेगा उसमें सार्थक अंक होते हैं और एक अंतिम सदिक अंक होते हैं। ठीक है, प्रश्न ये पूछा जाता है, सदिक अंक से संबंधित तो केवल परिभाषा पूछा जाता है, लेकिन सार्थक अंक का प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि सार्थक अंक की परिभाषा लिखिए तथा सार्थक अंक ज्ञात करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है उसका वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सार्थक अंक अच्छा प्रश्न है, 3 नंबर या 4 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है और यही पूछा जाएगा कि सार्थक अंक क्या है, इसकी परिभाषा लिखकर सार्थक अंक ज्ञात करते संबंधित किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उनको वर्णन करो ऐसे करके। ठीक है, तो इनका वर्णन कर लेते हैं एक एक करके। सार्थक अंक ज्ञात करते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखना है उसका वर्णन। ठीक है, तो पहला नंबर ये है सार्थक अंक से संबंधित ज्ञात करने से संबंधित ध्यान देने योग्य बात है ना, ध्यान देने योग्य बात। ठीक है, तो क्या क्या ध्यान देना चाहिए? सबसे पहला तो ये है कि किसी संख्या में दशमलव का स्थान परिवर्तित कर देने पर भी, मतलब कोई भी भौतिक राशि को व्यक्त करने का संख्यात्मक मान दिया हुआ है तो उसका दशमलव का स्थान परिवर्तित कर देने पर भी सार्थक अंकों में कोई परिवर्तन नहीं होता या सार्थक अंकों की संख्या क्या रहता है, वही रहता है। जैसे कि उदाहरण भी देना है, जैसे क्या है 1.234 है। ठीक है, कोई संख्यात्मक माने किसी भौतिक राशि का। अब इसमें सार्थक अंक कितने होंगे तो इनको काउंट करेंगे, 1 2 3 4। 4 क्या है सार्थक अंक, सार्थक अंक कितने हैं 4। ठीक है, अब मान लेते हैं इसको हम 1.2 न करके 12.34 कर देंगे, तब भी सार्थक अंक उतने होंगे 1 2 3 4। तो दशमलव का स्थान परिवर्तित हुआ है फिर भी सार्थक अंक कितने हैं 4 ही है। तो पहला नियम क्या है कि दशमलव के स्थान बदल देंगे तब भी सार्थक अंक क्या रहेगा, वही रहेगा। ठीक है, दूसरा है दो अशून्य संख्याओं जैसे जो भी अन्य संख्याओं के बीच समस्त शून्य को हम सार्थक अंक में शामिल करेंगे। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मान लेते 31.005 है। ठीक है, ये है तो ये दशमलव युक्त संख्या है, तो इसमें जो है ऐसा तो नहीं है हम काउंट करेंगे कि 1 2 3 सार्थक अंक है ऐसा करके नहीं बोलेंगे किसी भी भौतिक राशि का। उसमें जो बीच में जो शून्य रहेंगे ना, अशून्य संख्याओं के बीच में शून्य संख्या रहेगा उसको भी सार्थक अंक में शामिल करेंगे। तो यहाँ पे सार्थक अंक को हम कैसे लिखेंगे, सार्थक अंक की संख्या कितनी है वो है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। ठीक है, ये हो गया। या फिर आप ऐसा लिखना चाहते हैं ऐसा भी लिख सकते हो 5, लेकिन अब ऐसा नहीं समझना कि सार्थक अंक क्या है इसको लिखा हूँ 5, इसलिए मैं यहाँ पे 5 शब्दों में क्यों लिखा हूँ क्योंकि सार्थक अंकों की संख्या है। जैसे कि यहाँ पे भी अगर आप बात करोगे ना 1 2 3 4, ये 4 को नहीं लिखा हूँ, अंकों की जो संख्या गणना है ना उसको लिखा हूँ। तो आप चाहोगे तो सार्थक अंकों को शब्दों में ही लिखना, विशेष तौर पे ध्यान देना सार्थक अंक लिखते समय उनको शब्दों में लिखना ताकि पता चले कि कौन सा बता रहे हैं। नहीं तो ऐसे में ये मिस्टेक हो सकता है कि हम इस संख्यात्मक मान को लिखें या इसको लिखें, तो ये इसके लिए क्या रहेगा, सही रहेगा। ठीक है, अब है तीसरा नंबर, अशून्य संख्या के बाईं ओर आने वाले शून्य को सार्थक अंक में शामिल नहीं किया जाता। अशून्य संख्या के बाईं ओर, ठीक है, आने वाले अंकों को सार्थक अंक में शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, किंतु दाईं ओर आने वाले अंकों को आने वाले सभी शून्य सार्थक अंकों में शामिल किया जाता है। जैसे कि क्या है 0.007 है। ठीक है, तो ये क्या है बाईं ओर क्या है 0, अशून्य संख्या कौन है, ये है अशून्य, 7 है अशून्य संख्या। तो इसके बाईं ओर आने वाली संख्या को हम सार्थक अंक में शामिल नहीं करेंगे। इसका सार्थक अंक क्या होगा, इसका सार्थक अंक है 1।
केवल 7 बस है। ठीक है, क्योंकि बाई ओर आने वाले जो अशून्य संख्याएं हैं उसको हम सार्थक अंक में शामिल नहीं करेंगे। लेकिन जैसे कि आपका प्रश्न है इतना, ठीक है, इसको कैसे ले सकते हैं और इसी से ले लेते हैं 6.30320। ठीक है, अब इस संख्या की बात करते हैं, इसमें सार्थक अंक क्या है? इसके जो सार्थक अंक हैं वो जो है 4 है, क्योंकि ये दाईं ओर आया है ना। अगर प्रथम अशून्य संख्या, तो यहाँ पे प्रथम अशून्य संख्या ये है, इसके बाएं ओर तो कोई जीरो और है ही नहीं, इसी तरफ है। दाएं ओर अगर जीरो रहेगा ना तो उसको शामिल करेंगे सार्थक अंक में, जबकि बाएं ओर को सार्थक अंक में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर है दशमलव रहित संख्या के दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक में सम्मिलित नहीं होंगे। दशमलव रहित मतलब जो दशमलव रहित रहेगा, जिसमें दशमलव नहीं रहेगा, और दाईं ओर अगर जीरो आएगा तो उसको सार्थक अंक में हम शामिल नहीं करेंगे। जैसे कि 7200 है, इसमें क्या है? दशमलव रहित है संख्या, दशमलव नहीं लगा हुआ है। ठीक है, और इसके दाईं ओर क्या है? 2 जीरो है, तो इसमें जो सार्थक अंक जो होगा ये कितने होंगे? 2 होंगे, क्योंकि दशमलव रहित है। ठीक है, किंतु इसी में एक और है आगे, किंतु अगर यदि दशमलव रहित संख्या माप से प्राप्त हो, किसी माप से, केवल संख्यात्मक मान नहीं होके कोई माप से प्राप्त होंगे, तो उसे हम सार्थक अंक में शामिल करेंगे। ठीक है, प्राप्त दाईं ओर से अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक होंगे। जैसे कि है 200 मीटर, ये मीटर है, माप से प्राप्त है भी, तो इसको सार्थक अंक हम 2 बस लेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या? गलत हो जाएगा कि 200 मीटर में सार्थक अंक केवल 2 बस है, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे सार्थक अंक कितने हैं? 3 है। ठीक है, क्योंकि ये माप से प्राप्त है ना, जैसे कि 1000 किलोग्राम है, ठीक, या 1000 ग्राम है, तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? 3 होंगे, क्योंकि ये माप से प्राप्त है। लेकिन केवल खाली 1000 संख्या वो बोला जा रहा है कि 1000 है, केवल संख्यात्मक मान, उसमें आगे पीछे कुछ नहीं लगा है, तब इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? केवल 1 होगा। ठीक है, ये एक नियम हो गया। अब अगला नियम है, यदि संख्या को 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है, कभी कभी संख्या बड़ी रहता है तो हम 10 की घात के रूप में व्यक्त करते हैं, तो 10 को और उसके घात में जो भी संख्यात्मक मान है उसको हम सार्थक अंक में शामिल नहीं करेंगे। जैसे कि आप जानते हो प्रकाश का जो वेग है, प्रकाश का वेग वो कितना है? 3 × 10 की घात 8 मीटर है। तो यहाँ पे सार्थक अंक कितना होगा? हम ऐसे नहीं काउंट करेंगे, 1 2 3 4 सार्थक अंक है ऐसे करके। इसमें सार्थक अंक केवल कितने हैं? सार्थक अंक केवल 1 है। केवल कौन है? ये 3 बस है, संख्यात्मक मान। या फिर जैसे कि हो सकता है 4321 × 10 की घात 2 है। ठीक है, तब इसमें सार्थक अंक 1 2 3 4 5 6 7 नहीं होगा, केवल इस संख्यात्मक मान को लेंगे, इस 10 को नहीं लेंगे ना इसके घात को नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सार्थक अंक कितने होंगे? यहाँ पे सार्थक अंक होंगे 4। ठीक है, 1 2 3 ये 4, ये है इसके नियम। ठीक है, उसके बाद एक और नियम है और आखिरी नियम है, आपको 6वां नियम याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसका प्रयोग होगा, प्रश्न के रूप में भी पूछा जा सकता है। ये मात्रक बदल जाने से भी सार्थक अंकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब एक पद्धति की मात्रक से अगर हम दूसरी पद्धति के मात्रक में चले गए तब भी जो है सार्थक अंकों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे 0.0432 कितना है? मीटर है। ठीक है, ये किसके बराबर है? 0.432 कैसे हैं, या फिर ऐसा कर लेते हैं 4.32 सेंटीमीटर बराबर 43 मिलीमीटर। ठीक है, और क्या ले सकते हैं? यहाँ तक हो गया। अब इन तीनों में सार्थक अंक कितने होंगे? इसके लिए जो सार्थक अंक है वो जो है
3 है। कैसे 3 है देख लेते हैं। 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3। अब इसमें क्या है, बाईं ओर आने वाले जो शून्य है अतुलित संख्या के बाईं ओर, उसको सार्थक में शामिल नहीं करेंगे, इसको हम काउंट में नहीं करेंगे, केवल इन तीनों को करेंगे। जबकि ये मीटर में है ना, उसके बाद इनको तो काउंट करेंगे ही करेंगे क्योंकि ये सेंटीमीटर में है। 1 2 3 ये हो गया सेंटीमीटर में, जबकि ये जो 1 2 3 43 मिलीमीटर में, तो ये मीटर में, सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में अलग अलग मात्रक हैं। फिर भी क्या है, सार्थक तीनों का क्या है, 3 ही है। ठीक है, तो इस प्रकार के ये नियम है। ठीक है, कुछ उदाहरण आपकी बुक में दिया हुआ है, मतलब सार्थक के बाद, तो उनको आप लिख लेना कॉपी में। ठीक है, कि उनका एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है, 2 ठोक है, उन दोनों को आप लिख लेना। ठीक है, अब है भौतिक राशियों की विमाएँ क्या है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा पहले बताता हूँ, फिर इस बात आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों की जिन घातों द्वारा व्यक्त किया जाता है, उन घातों को उस राशि का क्या बोलते हैं, विमाएँ कहते हैं। ठीक है, या उन घातांकों को भौतिक राशि की विमाएँ कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, किसी भौतिक राशि, क्योंकि केवल 7 क्या है, मूल राशियां हैं, बाकी तो व्युत्पन्न राशि है, तो व्युत्पन्न राशि तो अनगिनत है। तो व्युत्पन्न राशियों को मूल राशि के रूप में हम व्यक्त करेंगे। व्युत्पन्न राशि को हम याद नहीं कर सकते, तो व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियों के रूप में उसको याद रखा जाता है, या उस रूप में उसको हम पढ़ते हैं और उपयोग भी करते हैं। ठीक है, तो व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियों के जिन घातों के रूप में हम क्या करते हैं, व्यक्त किया जाता है, उन घातांकों की हम विमाएँ कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया है, क्षेत्रफल का उदाहरण हम कई बार देते हैं। क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणित चौड़ाई है। ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई है, लेकिन इसको हम क्या लिख सकते हैं, लंबाई गुणित लंबाई लिख सकता हूँ क्या, या फिर लंबाई की घात 2। ठीक है, तो क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न मात्रक है जिसको मूल मात्रक लंबाई की घात 2 के रूप में व्यक्त करते हैं। तो यही क्या हो गया, विमा होगा किसका, क्षेत्रफल की विमा मूल राशि की घात 2, लंबाई की घात 2 के रूप में है। ठीक है, इसी प्रकार चाल के लिए भी है, आयतन के लिए भी है, आगे मैं और बताऊंगा। ठीक है, केवल इसके बारे में इतना ही पढ़ लें। उसके बाद है एक और फॉर्मूला, एक और क्वेश्चन है, विमी सूत्र से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ है, विमी सूत्र से आप क्या समझते हैं, या विमी सूत्र से आप क्या समझते हैं, ऐसे करके एक प्रश्न है। ठीक है, विमी सूत्र तो इसी से जुड़ा हुआ है। परिभाषा क्या है, किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों के साथ संबंध प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है, जो व्यंजक अथवा सूत्र का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, उस भौतिक राशि का विमी सूत्र कहलाता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, किसी भौतिक राशि की व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों से संबंध प्रदर्शित करने वाला व्यंजक, ठीक है, मूल मात्रकों से संबंध प्रदर्शित करेगा कौन, व्युत्पन्न मात्रक। तो ऐसा सूत्र या फिर व्यंजक को हम उस भौतिक राशि का विमी सूत्र कहते हैं, और विमी सूत्र को कोष्टक के रूप में लिखते हैं, बड़ा कोष्टक, या फिर इसको बोलते हैं दीर्घ कोष्टक के अंदर लिखते हैं। ठीक है, विमी सूत्र में एक चीज और ध्यान देने वाली बात यह है कि विमी सूत्र में जो मूल मात्रक हैं उनके पदों में लिखा जाएगा व्युत्पन्न मात्रकों को। जैसे कि मूल मात्रक कौन कौन से हैं, मूल मात्रक है हमारा लंबाई। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, L, बड़ा कोष्टक के रूप में। उसके बाद है द्रव्यमान, तो इसके लिए कैपिटल M, मास के रूप में। ठीक है, उसके बाद है समय, तो टाइम T के रूप में। ठीक है, उसके बाद है ज्योति तीव्रता, तो इसके लिए कैंडेला CD। उसके बाद है विद्युत धारा, एम्पियर, विद्युत धारा, तो इसके लिए क्या होता है, एम्पियर। ये बड़े अक्षर, इसी प्रकार और आगे। ठीक है, तो विमी सूत्र में क्या होगा
किसी भौतिक राशि की व्युत्पन्न मात्रकों का मूल मात्रकों के साथ संबंध प्रदर्शित करने वाले सूत्र को हम विमी सूत्र कहते हैं। ठीक है, आया समझ में? तो इस प्रकार से इनका विमी सूत्र रहेगा। अब हम बात करते हैं आगे विमी सूत्र लिखने के लिए नियम। ठीक है, इसको याद रखना। प्रश्न ये रहेगा विमी सूत्र से आप क्या समझते हैं, इससे संबंधित नियम लिखिए। ठीक है, इससे संबंधित नियम करके भी पूछा जाएगा, तो मैं नियम को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, विमी सूत्र से संबंधित नियम। तो पहला नियम ये है, किसी भौतिक राशि की विमी सूत्र को हम कैसे व्यक्त करेंगे, m की घात a, l की घात b और t की घात c के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, मुख्य तौर पे आप 11वीं फिजिक्स में जब पढ़ोगे ना, तो यंत्रीय विमी सूत्र का हम प्रयोग करते हैं, जिसमें 3 चीजें शामिल होती हैं। वो है मास, लेंथ और टाइम, और सभी का अपना अपना घात है a b c, जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि a b c क्या है, कोई भी संख्यात्मक मान हो सकता है जो इस प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है, ये आगे 0 भी हो सकता है और 0 भी हो सकते हैं ना, कोई भी संख्यात्मक मान धनात्मक ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, और उनके घात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, ये क्या है, मास, लेंथ और टाइम, द्रव्यमान, लंबाई और समय का मात्रक हो गया। ठीक है, अब जो मूल मात्रक भौतिक राशि में शामिल नहीं होता, उसके घात को शून्य लिखते हैं। ठीक है, पहला नियम तो ये हो गया। नियम नंबर 1 की उसको हम MLT के पदों में लिखते हैं। दूसरा, ऐसा कोई मात्रक, मूल मात्रक, ये 3 मूल मात्रक है, मान लेते एकाध मात्रक का घात क्या है, शून्य है। ठीक है, या फिर भौतिक राशि उस संबंध में है ही नहीं, फॉर्मूला में शामिल ही नहीं है, तो उसकी घात को हम शून्य लिखते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे कि हम बात करते हैं, इसी क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल के लिए क्या है, क्षेत्रफल के लिए लंबाई बस है। ठीक है, लंबाई की घात 2, इसको मैं कैसे लिखूंगा, l की घात 2। ठीक है, लेकिन हमेशा तीनों के रूप में लिखना है, तो यहाँ पे m और यहाँ पे t लिखेंगे, तो इनकी घात में क्या क्या लिख देंगे, 0 0। तो क्षेत्रफल का विमी सूत्र क्या हो जाएगा, m0 l की घात 2 t की घात 0। ठीक है, m की घात 0, l की घात 2 और t की घात 0। पढ़ेंगे भी ऐसा, m0 l स्क्वायर t0, ऐसे पढ़ सकते हो। ठीक है, उच्चारण के लिए। तो ये हो जाएगा दूसरा नियम है। किसके लिए नियम, विमी सूत्र से आप क्या समझते हैं और उससे संबंधित नियम। तीसरा नियम ये है, किसी जटिल भौतिक राशि का विमी सूत्र या फिर विमा ज्ञात नहीं होने पर उसे सरल विमी या फिर सरल भौतिक राशि में तोड़ करके जिनकी विमा ज्ञात हो उनमें हम व्यक्त करेंगे। ठीक है, जैसे कि कई भौतिक राशि रहते हैं, जैसे कि आयतन हो गया, तो उसको छोटे छोटे भागों में बांटेंगे, लंबाई, चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लंबाई गुणित लंबाई गुणित लंबाई। ठीक है, इसको हम लिखेंगे लंबाई की घात 3। तो आयतन का विमी सूत्र क्या हो जाएगा, का विमी सूत्र। तो इसका विमी सूत्र ऐसा लिखना पड़ेगा, इन पदों में लिखेंगे, ये हो जाएगा MLT। ठीक है, ये हो गया, बड़ा कोष्टक लगा देंगे इस प्रकार से। अब L की घात में 3 है, अब इसमें मास तो 0 है और समय भी 0 है, तो इस प्रकार से इसको लिख देंगे। तो ये है विमी सूत्र ज्ञात करने से संबंधित नियम। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं विमी सूत्र लिखने के, और अच्छे से वो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि है वेग, वेग का क्या फॉर्मूला है, दूरी बटा समय। दूरी क्या है, लंबाई है। ठीक है, और बटा समय, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, समय की घात -1 कर देगा। ठीक है, तो अब इसका विमी सूत्र क्या होगा, वेग का विमी सूत्र। वेग का विमी सूत्र कैसा हो जाएगा भाई, देखो MLT, इन पदों में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मास तो है नहीं, तो इसलिए इसका मान 0 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद L एक बार है लंबाई, तो इसकी घात 1 लिख सकते हो, या 1 को नहीं लिखोगे तब भी चलेगा।
और समय की घात -1, तो -1 को लिखना पड़ेगा, +1 को नहीं लिखना पड़ता। तो ये हो जाएगा वेग का विमी सूत्र। ठीक है। अब है उसी प्रकार एक और देख लेते हैं, त्वरण। त्वरण की बात करते हैं तो क्या है, वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल, ये है इसका फॉर्मूला, इसका त्वरण का। तो त्वरण का विमी सूत्र क्या होगा, वेग का भी जस्ट फॉर्मूला निकाले हैं, कितना है, लंबाई बटा समय। ठीक है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, चाहोगे इसी को लिख सकते हैं, m0l t की घात -1, इसके लिए वेग वाला, और समय के लिए केवल t रहेगा। आगे इसको हल करेंगे, क्या हो गया, m0l t की घात -1 और t की घात -1, ये वाला t को ऊपर ले जाएंगे तो ठीक है, और आगे हो जाएगा m0l t की घात -2, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों समान है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगा त्वरण का विमी सूत्र। ठीक है, m0l t की घात -2। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, विमी सूत्र जो है निकालना है। ठीक है, आगे मैं और कल बताऊंगा।